हेलो सीए इंटर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल सी एक्सक्लूसिव के अंदर। हालांकि गाइस आपको ऊपर दिख रहा होगा एएफएलएम, ये मेरा दूसरा चैनल है। वो सीए सीएस सीएम में तीनों के लिए कॉमन है। एएफएलएम आप यूट्यूब पे लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और जो सी एक्सक्लूसिव वाला चैनल है ये सिर्फ सीए वाले बच्चों के लिए मैंने एक्सक्लूसिव बनाया। जो बच्चे मेरे को ऑलरेडी जानते हैं उन सबको पता है कि मैं दिल्ली के अंदर एओसी एकेडमी ऑफ कॉमर्स के अंदर सीए के बच्चों को पढ़ाता हूँ, सीए फाउंडेशन एज वेल एज सीए इंटर। और एकेडमी ऑफ कॉमर्स की दो ब्रांचेस में मैं पढ़ाता हूँ करंटली। एकेडमी ऑफ कॉमर्स रजौरी गार्डन, एकेडमी ऑफ कॉमर्स किनाट प्लेस। सीए फाउंडेशन सीए इंटर में मैं डील करता हूँ वहां पे एक्सक्लूसिवली। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं सीए इंटर के बच्चों के लिए इंट्रो लेके आया हूँ। और जो बच्चे मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बता देता हूँ कि आप मेरे एएफएलएम वाले चैनल पे देखेंगे तो ऑल ओवर इंडिया में सेकंड हाईएस्ट मार्क्स पिछली बार लॉ में सीए फाउंडेशन में हमारे ही बच्चे के थे। तो उसकी डिटेल मैंने डाली हुई है वहां पे। और आज स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम सीए इंटर के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आज मैं बेसिक बात करूंगा लॉ क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता इंटर में आने के बाद भी। और ये तो कुछ नहीं है, कुछ बच्चों को तो मैं फाइनल में जब पढ़ाता हूँ तो जब मैं फाइनल की डिफिकल्टी तो जब वहां पर पढ़ाता हूँ तो वहां भी पूछता हूँ तो वहां भी बहुत बच्चों के हालात बुरे होते हैं। कई बच्चों को तो वहां पे भी नहीं पता होता कि क्या होता है। तो आज सबके ऊपर बात करेंगे लॉ क्या होता है, लॉ कैसे बनता है, आपका कोर्स क्या है, आपके कोर्स में क्या सिस्टम है, सबके ऊपर बात करेंगे। कितनी कितनी उसकी वेटेज है, क्या क्या उसमें कितना सब्जेक्ट आता है, क्या वेटेज है, क्या पैटर्न है, सबके ऊपर बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं। अगर मैं तुम्हारे से बात करूं एंड गाइस मेरा इंट्रो तो रह गया। जैसा कि मैंने बताया कि मैं रमनदीप सिंह मेरा नाम है और मैं बाय प्रोफेशन सीएस भी हूं, साइबर लॉयर भी हूं। साथ में मैंने एमबीए की हुई है फाइनेंस एंड मार्केटिंग में फ्रॉम शिवाजी यूनिवर्सिटी पुणे। साथ में मैंने बीकॉम की हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एमकॉम की हुई है। साथ में अभी मेरी करंट में 7th डिग्री चल रही है। तो छोटी सी क्वालिफिकेशन है मेरी। तो स्टार्ट करते हैं। आपका क्या कहते हैं सीए इंटर कॉर्पोरेट अदर लॉस। तो आपके सब्जेक्ट के पहले मैं नाम की अगर बात करूं तो आपका सीए इंटर के अंदर जो सब्जेक्ट का नाम है वो है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। जिसके अंदर अगर मैं वेटेज की बात करूं तो बाइफर्केशन दो ऐसे ऐसे है। जो आपके कॉर्पोरेट लॉज है और जो आपके अदर लॉज है, दो कैटेगरी बनी हुई है। जो कॉर्पोरेट लॉज है वो है आपके 60 मार्क्स के। जो आपके अदर लॉज हैं वो हैं आपके 40 मार्क्स के। लॉ क्या होता है ये सब अभी मैं बात करूंगा। थोड़ा सा पहले कोर्स का ब्रीफ दे दूं कि कोर्स क्या है, कैसे कैसे आता है, देन फिर लॉ कैसे बनते हैं, मैं सबके ऊपर डिटेल में बात करने वाला हूं। अच्छा, शब्द देखो यहां पे क्या है, कॉर्पोरेट लॉज। कंपनी लॉ नहीं है, कुछ लोग ना इसको कंपनी लॉ बोलते हैं। एक्चुअल में कॉर्पोरेट इज अ वाइडर टर्म देन कंपनी। जब मैं यहां पे कॉर्पोरेट लॉ बोल रहा हूं, आपको पता होगा कंपनी एक्ट में टोटल में 470 सेक्शंस हैं कंपनीज एक्ट में, जिसमें से आपको फाउंडेशन में 1 से लेकर 10 तक पढ़ाए गए थे। अब आपको सीए इंटर में कंपनी लॉ के 1 से लेकर 148 तक सेक्शंस पढ़ने हैं। लेकिन फाउंडेशन में ना आपको ओनली सेक्शन पढ़ाए गए थे। और कोई भी लॉ ना अपने आप में एक्ट के अंदर सेक्शन होते हैं, एक्ट से कंप्लीट नहीं होता। जब मैं सेक्शंस प्लस रूल्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बनाएगी, प्लस सर्कुलर्स, इन सब सर्कुलर्स मींस क्लैरिफिकेशंस, इन सबको जोड़ दूंगा तब जाके तो एक कंप्लीट लॉ बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे वर्ड है कॉर्पोरेट लॉ। एक कंपनी पे जितने लॉ लगते हैं, जैसे कंपनी पे लेबर लॉज भी लगते हैं, कंपनी अगर लिस्टेड है तो सेबी के लॉज भी लगते हैं, कंपनी लॉ तो लगेगा ही। जब सबको जोड़ते हैं तब बनता है कॉर्पोरेट लॉज। और यहां पे हेडिंग कॉर्पोरेट लॉ है तो यहां पे मेनली आपको लेबर लॉ वगैरह तो नहीं पढ़ने। यहां पे थोड़ा बहुत मैं सेबी का जिक्र करूंगा अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो, प्लस जो कंपनी लॉ है वो वाला पोर्शन कराऊंगा। ये आपकी 60 मार्क्स की है। टोटल में कंपनी एक्ट में 470 सेक्शन है, लेकिन आपको कितने पढ़ाए जा रहे हैं 1 से लेकर 148 तक। और साथ में चीज याद रखना, कुछ सेक्शंस आपको अलग से भी पढ़ाए जाएंगे, तो मैं लिख दूं प्लस में 10 सेक्शंस मोर, जो 148 में कवर नहीं हो रहे लेकिन पेपर में आएंगे। जैसे मैं बता देता हूं, एक 464 है इलीगल एसोसिएशन का, सेक्शन 464। अब देखो ये 148 में नहीं आ रहा लेकिन ये पेपर में आता है, ये तुम्हारे कोर्स का पार्ट है। एक 455 है, ये फाउंडेशन में पढ़ाया गया था डोरमेंट कंपनी का, ये भी आता है पेपर में। एक 447 है, ये फ्रॉड का है, ये भी आता है। इसका मतलब 1 से लेकर 148 तक, 148 तक तो सेक्शन पढ़ने ही है, प्लस 10-12 सेक्शन का मार्जिन लेके चलो जो ऊपर और पढ़ने हैं। ये तो बात हो गई आपकी कॉर्पोरेट लॉ के इस पोर्शन की।
जो आपका 60 मार्क्स का है। फिर आता है सर आपका अदर लॉस। अदर लॉस के अंदर आपके सर 4 एक्ट है, टोटल में लिख देता हूं मैं ऊपर, 4 एक्ट्स हैं, 4 लॉ हैं, जिसमें पहला है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब सर कुछ बच्चे बोलेंगे ये तो हमने फाउंडेशन में भी पढ़ा था। बिल्कुल पढ़ा था। जो फाउंडेशन में पढ़ा था और जो यहां पढ़ा था उसमें फर्क है। फाउंडेशन में आपको जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ाए गए थे, यहां पे आपको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। यहां पे जितना आपने फाउंडेशन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा उसमें से कुछ भी नहीं आएगा। यहां पे जो आपको पढ़ने हैं वो 4 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने हैं। एक पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। ये क्या होते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा उधर ही बात करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। एक आपको पढ़ना है यहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। एक आपको पढ़ना है यहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। और एक आपको पढ़ना है यहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। प्रिंसिपल एजेंट की रिलेशनशिप को एजेंसी बोलते हैं। तो इन चारों के कॉन्ट्रैक्ट्स की डिटेल पढ़नी है आपको। फाउंडेशन में तो आपने लास्ट पढ़ा था क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स तक, तो उसके आगे का पोर्शन पढ़ना है। अब आपको जितना फाउंडेशन में पढ़ के आया वो नहीं पढ़ना। इनको हम बोलते हैं, जो फाउंडेशन में अपने पढ़े थे वो थे जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स, इनको हम बोलते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये अलग कैटेगरी है, थोड़ा अपर लेवल वर्जन है, ये पढ़ेंगे। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट प्लेज का थोड़ा बहुत जिक्र हुआ था फाउंडेशन में। बात करते हैं आगे। पहला आपको एक ये पढ़ना है। अच्छा, मैंने बताया कंप्लीट आपका 60 मार्क्स का है, ये हमने देखा। कॉर्पोरेट लॉस के अंदर थोड़ा बहुत सेबी का जिक्र होगा, थोड़ा वो सबको जोड़ के सर्कुलर रूल सब मिला के पढ़ने हैं आपको। और अगर मैं आपसे बात करूं यहां पे कॉन्ट्रैक्ट 1872 की, तो इसके अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो इसकी वेटेज की अगर मैं बात करूं तो ये पेपर में आता है 10 से 12 मार्क्स का। और एक चीज याद रखनी है, इसमें पेपर में सारी केस स्टडी आती है स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ भी नहीं आता, बहुत रेयर चांस होता आ जाए। नेक्स्ट आपको पढ़ना है सर यहां पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। इसकी वेटेज जो पेपर में आती है वो आती है 8 to 10 मार्क्स। नेक्स्ट आप, अच्छा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जिसके अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, प्रॉमिसरी नोट, इनके बारे में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट आपको पढ़ना है सर यहां पे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इसकी वेटेज सर पेपर के अंदर आती है 10 to 12 मार्क्स। और नेक्स्ट आपको पढ़ना है सर जनरल क्लॉजेज एक्ट। इसकी वेटेज आती है 8 to 10 मार्क्स। देखा जाए तो कुछ चैप्टर 10 से 12 के, कुछ 8 से 10 के हैं। इसका मतलब ये समझ आता होगा, या तो ऐसा हो सकता है सारे 10 के आए, ऐसा भी हो सकता है कोई 12 का है तो दूसरा 8 का है, तो करके 40 नंबर के आएंगे। 4 एक्ट है। एज कंपेयर टू कॉर्पोरेट लॉ ये लो ज्यादा स्कोरिंग है। अगर आप मेरे जब बुक्स आपको मिलेंगी वॉल्यूम, जब आप मेरे से पढ़ते हैं जो बच्चे, अब तो पेनड्राइव भी हमने लॉन्च कर दिया इसकी, और पेनड्राइव की डिटेल्स आपको किसी के बच्चे को चाहिए हो तो मेरा नंबर इधर अपीयर हो ही रहा है, तो आप उससे मेरे से डिटेल ले सकते हैं सारी। और जिसको फेस टू फेस पढ़ना वो आ ही सकता है दिल्ली के अंदर, जो बच्चा पढ़ना चाहता है किनाट प्लेस और जोरी गार्डन। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहां पे इसकी, तो सर इस 40 मार्क्स के पोर्शन की वेटेज ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। इसमें बहुत सारे चैप्टर है कॉर्पोरेट लॉ में, और अगर जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं तो उनके जानते हैं, उनको इसके अंदर मैं बुक जो देता हूं अप्रोक्सीमेटली 450 पेजेस के आसपास की है कॉर्पोरेट लॉ की। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं अदर लॉस की, तो अदर लॉस की जो आपको बुक मिलेगी वो अराउंड सिर्फ इतनी ही होगी, अराउंड 150 पेज के, 150 पेजेस के आसपास की। तो देखा जाए तो उधर 140 से 150 पेज में आपको 40 नंबर सिक्योर हो रहे हैं, 450 500 पेज पढ़ के, 450 पेज पढ़ के आपके 60 नंबर सिक्योर हो रहे हैं। तो वो एज कंपेयर टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा स्कोरिंग है। एक तो ये बात हो गई। तो ये जो तीसरा एक्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, सर स्टैट्यूट्स का मतलब होता है लॉ। अब लॉ को इंटरप्रेट कैसे करना है, उसके पढ़ने के कुछ रूल्स, कुछ तरीके सिखाए गए हैं वहां पे, कुछ प्रिंसिपल्स वो पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि अगर कोई स्पेसिफिक एक्ट होता है और जनरल एक्ट होता है, तो स्पेसिफिक एक्ट प्रिवेल करता है जनरल एक्ट के ऊपर। जैसे एग्जांपल लेके बात करें, एलआईसी एक कंपनी है, लेकिन एलआईसी का अपना एक्ट भी बना हुआ है, और लेकिन एलआईसी क्योंकि अल्टीमेटली है कंपनी, तो उसके ऊपर कंपनी लॉ भी लगता है।
लेकिन अगर एलआईसी एक्ट और कंपनी लॉ में कभी कंफ्लिक्ट होगा तो एलआईसी एक्ट की बात मानी जाएगी, कंपनी लॉ की बात नहीं मानी जाएगी। ये वाली बात इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज ने बोली है। तो मतलब लॉ पढ़ने का तरीका सिखाया है। उसके अलावा एक जनरल क्लॉज एक्ट है। अब जनरल क्लॉज एक्ट भी इज अ काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन लॉ। नाम से ही क्लियर हो रहा है, जनरल क्लॉज एक्ट। जो पूरे किसी भी एक्ट में अगर कोई वर्ड साइलेंट है तो उस वर्ड को यहां से उठा सकते हो। जनरल क्लॉजेज एक्ट ये वहां बताता है। जैसे मैंने बताया अपने बच्चों को जो मेरे से पढ़े हुए हैं कि सर अगर किसी जगह पे लिखा हो ईयर और ये ना बताया कि ईयर कैलेंडर ईयर है फाइनेंशियल ईयर है तो हमेशा कैलेंडर ईयर मानना होता है। ये वाली बात जनरल क्लॉज एक्ट ने बोली है। सेम आपने पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह के अंदर कि अगर किसी बंदे ने कोई गुनाह कर दिया तो उसको पेनल्टी है, या किसी और एक्ट में पढ़ा होगा उसने कोई गुनाह कर दिया तो ही शैल बी लायबल टू सो एंड सो पेनल्टी। अब वर्ड वहां पे आता है ही। अब ही का मतलब तो मेल होता है कि सर अगर कोई वुमेन गुनाह कर देगी तो क्या उसको पेनल्टी नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी। तो इसलिए लेकिन वहां तो ही और शी थोड़ी लिखा है, ही ऑब्लिक शी, वहां तो खाली ही लिखा है। तो वो सर ही इंक्लूड शी, ये वाली बात जनरल क्लॉज एक्ट ने बोली है। इसका मतलब ये दो एक्ट लॉ पढ़ने का तरीका सिखाते हैं। हालांकि इसमें से जो ये एक्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये पहले आपको सीए फाइनल में पढ़ाया जाता था, जो मेरे को लगता था गलत है कि सर बच्चे को फाउंडेशन में पूरा आपने लॉ पढ़ा दिया, इंटर में पूरा लॉ पढ़ा दिया, फाइनल में जब आ रहे हैं तो उसके बाद कह रहे हैं बेटा लॉ पढ़ना कैसे होता है, अब हम सिखाते हैं आओ। तो वो गलत था। अब जाके वो ठीक किया गया है। तो इन्होंने अब इंटर में डाला। हालांकि लॉजिकली तो मेरे को लगता है ये फाउंडेशन में होना चाहिए, लेकिन स्टिल जैसे आईसीआई जिंदाबाद, कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। तो ये आपका एक कोर्स का मैंने ब्रीफ दिया। अब एक थोड़ी सी और बात कर लेता हूं कि सर आपका जो 100 मार्क्स का ये पेपर है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस का, 100 मार्क्स का, इसके अंदर आपका 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर आएगा एंड 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे 70-30। और खुशी की बात यह है कि इस 30 मार्क्स के लिए नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक, ये बात हो गई। सर एक चीज मैं क्लियर कर दूं, पहले क्या होता था कि आपको जो जब नया नया इन्होंने एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न इंट्रोड्यूस करा, तो इस एमसीक्यू के केस के अंदर क्या होता था कि आप लोगों को क्या करते थे, ये लोग नॉर्मल जो आप शीट आपकी सब्जेक्टिव वाली उसी में एमसीक्यू लिखने होते थे। लेकिन पीछे भी आपको पता आईसीआई में इतनी प्रॉब्लम हुई, धरने लगे वगैरह वगैरह, इनकी चेकिंग में प्रॉब्लम थी। तो अब इन्होंने 30 मार्क्स के लिए अलग से ओएमआर शीट देनी शुरू कर दी। अब आपको ओएमआर शीट मिलेगी अलग से और आपको उस पर करने हैं। और ये 30 मार्क्स के 30 नहीं आएंगे एमसीक्यू, इसमें 30 एमसीक्यू नहीं आएंगे 1 मार्क के, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कुछ एमसीक्यू 2 नंबर के आते हैं, कुछ 1 के आते हैं। टोटल में जब मैंने अब तक एवरेज देखी 17 से 18 एमसीक्यू आते हैं 30 नंबर में। 17 से 18 क्वेश्चन आते हैं। कोई 2 का होता है, कोई 1 का होता है, कोई 2 का होता है, कोई 1 का होता है। जो थोड़ा टेक्निकल होता है केस स्टडी की फॉर्म में वो 2 का होता है, कुछ 1 का होता है। एक चीज और बता दूं, आईसीआई ने अभी तक जो बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यूज दिए हैं वो 100-150 होंगे मुश्किल से, पूरी बुक के सब जोड़ दो तो। मगर मैं अपने बच्चों को यहाँ पे जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा वो होंगे अराउंड 1500 के आसपास, 1400 to 1500 के बीच में वेरी करेंगे। 1500 एमसीक्यूज की बुक दूंगा बच्चों को अलग से प्रैक्टिस करने के लिए। मैं ये तो नहीं कहता कि सारे एमसीक्यू मेरी बुक में से ही आएंगे, 20-22 भी आ गए तो बहुत है। बाकी एक करने का इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो एक समझ आ जाएगा। अल्टीमेटली पूछेगा तो सेक्शन के बेस पे ही ना, तो सेक्शन तो सारे पढ़ के जाओगे तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो ये बात हो गई हमारी 30-70। अब सर ये 30 मार्क्स के एमसीक्यू पूछे कहां से आते हैं? सर इन्होंने ऑलमोस्ट सेम रेशियो बना रखी है इस 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में से, क्योंकि तुमको पता है ओवरऑल में इस 100 में 60 का आपका कॉर्पोरेट लॉ है एंड 40 के आपके अदर लॉज हैं। तो इन लोगों ने ना कैटेगरी भी ऐसी बना रखी है, जो ये 70 मार्क का सब्जेक्टिव होगा, इस 70 मार्क के सब्जेक्टिव के अंदर 2 कैटेगरी होंगी, अदर लॉस के और कंपनी लॉ की, और इसमें भी 2 कैटेगरी होंगी। इस 30 मार्क्स के एमसीक्यू में बेसिकली ये 18 मार्क्स के एमसीक्यू आसपास पूछते हैं ये कॉर्पोरेट लॉस से, 18 मार्क्स के कॉर्पोरेट लॉस से पूछते हैं एंड 12 मार्क्स के ये लोग अदर लॉस से एमसीक्यू पूछते हैं। 30 ऐसे बना। वही देखा जाए तो 3 4 12 वही बेसिक कैटेगरी में नहीं, 3 6 18 60-40 वाली रेशियो में बनाई हुई है इन्होंने। और सेम अगर 18 का 60 में से यहां आ गया तो 42 का यहां से आएगा और 28 का यहां से आएगा ये वाला अदर लॉस। तो यही बना लो। तो 28 इधर से जोड़ो, 12 इधर से जोड़ो, 40 हो गए अदर लॉस के, 42 इधर से जोड़ो, 18 से जोड़ो, 60 हो गए कॉर्पोरेट लॉ के। तो ये आपका
पूरा कोर्स का सिस्टम है कि क्या कितने नंबर का आता है, क्यों आता है, कितना सिस्टम है, सब कुछ मैंने बताया। जो मेरे को आपको मेरे बच्चों को बुक मिलेगी, मैं बुक मार्केट में लॉन्च कर रहा हूं। जो मेरे से क्लास नहीं भी ले पाते तो बुक्स ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। उस बुक में पीछे हर चैप्टर खत्म होने के बाद पास्ट अटेम्प्ट के, आरटीपी के, एमटीपी के, आईसीआई के, आज तक सारे क्वेश्चन आंसर्स कवर हैं। क्वेश्चंस क्या है, सजेस्टेड आंसर क्या है, कैसे अटेम्प्ट करना है, वो सब कवर है उसके अंदर। तो और साथ में एमसीक्यू वॉल्यूम तो मिलेगी। तो ये पूरा सिस्टम है जो मैंने आपको बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं सर। अब हम मेन स्टार्ट करते हैं, लॉ होता क्या है, लॉ बनता कैसे है। अब हमने बात करी सर, अभी तक हमने जो बात करी वो करी आपके कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है और कैसे कैसे है। अब हम बात करते हैं लॉ क्या होता है, लॉ कैसे बनता है, सबके ऊपर बात करते हैं। अब तो गाइज अब बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं कि लॉ क्या होता है, क्योंकि तुमने अब अपने सब्जेक्ट का इंट्रो देख लिया बेसिक बात। लॉ क्या होता है बात करें उसके ऊपर। बहुत सारे बच्चों से मैं पूछता हूं कि बेटा लॉ क्या होता है, तो कहता है सर लॉ मीन्स कानून। लॉ क्या होता है, कानून। ये तो बेटा वही वाली बात हो गई, फ्रेंड कौन होता है, दोस्त, है ना। कोई अंग्रेज तुम्हारे से पूछ ले कि लॉ क्या होता है तो क्या बोलोगे, कानून। तो फिर उसको कानून समझाने में भी टाइम लग जाएगा तुम्हारे को, तो कि कानून क्या होता है। तो तुम लोग सिर्फ उसका हिंदी वर्ड का मतलब बताते हो, तुम लोग एक्चुअल में समझाते नहीं हो लॉ क्या होता है। फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन आता है बच्चे से कि बेटा लॉ बनाता कौन है इंडिया में, तो कहता है सरकार। आज तुम्हारा ये वाला मिथ भी दूर करूंगा कि इंडिया में सरकार लॉ बनाती भी है या नहीं, जरा उसके ऊपर भी बात करेंगे। अब जरा देखो, पहले लॉ लिखवा रहा हूं, लॉ होता क्या है, फिर उसके बाद डिटेल में बात करेंगे लॉ बनाता कौन है सबके ऊपर। लिखो, लॉ बहुत बेसिक चीज है लेकिन मेरे को लगता है पता होनी चाहिए। इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स which are recognized and applied by the state in the administration of justice. Law is the body of principles which are recognized and applied by the state in the administration of justice. जरा भी सारे वर्डों को ना तोड़ते हैं। पहला वर्ड है यहां पे प्रिंसिपल्स। तो देखो सर, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। प्रिंसिपल्स मींस रूल्स एंड रेगुलेशंस। सेकेंड वर्ड है सर रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है सर अप्रूव्ड। थर्ड वर्ड है सर अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब होता है सर इंप्लीमेंटेड। फोर्थ वर्ड है सर, यहां पे अप्लाइड हो गया। फोर्थ वर्ड है स्टेट। ये वर्ड समझना बहुत जरूरी है। ये स्टेट का मतलब है यहां पे, ये स्टेट वर्ड आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया है। और यहां पे स्टेट का मतलब है पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो लोकल बॉडीज, उसके बाद आता है हमारा लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज में लाइक एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड, ये सब। अब जरा समझें क्या बोलता है ये। देखो सर, लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स विच आर रिकॉग्नाइज। लॉ एक बॉडी है, ढांचा है किस चीज का, रूल्स एंड रेगुलेशंस का, जो कि अप्रूव किया गया है किसके द्वारा। सर यहां पे सिर्फ दो ही लोग की बात कर रहा हूं मैं। अभी सीजीएसडी लोकल बॉडी का क्या रोल है बात करूंगा। अभी सिर्फ इतना मान के चलो, दो लॉ, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, जो कि लॉ बनाया गया किसके द्वारा, या तो पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, जो कि इंप्लीमेंट किया जाता है किसके ऊपर, जनरल पब्लिक के ऊपर। किस लिए, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय पाने के लिए। किस लिए, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय पाने के लिए। तो लॉ एक ढांचा है किस चीज का, रूल्स एंड रेगुलेशंस का, जो कि अप्रूव किया जाता है किसके द्वारा, या तो पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, जो कि इंप्लीमेंट किया जाता है किसके ऊपर, जनरल पब्लिक के ऊपर। किस लिए, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय पाने के लिए। अब जरा सर मैं बात करता हूं ये पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर क्या है, और मैंने क्या बोला, लॉ ये बनाती हैं, बाकी नहीं बनाते।
ये कैसे बनाती है मैं सबके ऊपर भी बात करता हूं आप लोगों से, देखते हैं। और लॉ इंडिया में कैसे बनता है सबके ऊपर भी बात करेंगे। सर आपने अगर पढ़ा हो, मैं तुम्हारे को 9th या 10th क्लास में लेके जा रहा हूं, 8th 9th 10th क्लास में आपको इंडियन लीगल सिस्टम पढ़ाया गया था। लॉ होता क्या है समझ आ गया। अब ये कैसे बनाता है, कौन बनाता है, कैसे बनता है, सबके ऊपर बात करेंगे। आपको एक चीज पढ़ाई गई थी कि हमारा इंडियन लीगल सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है आपका लेजिस्लेटिव, एक होता है आपका एग्जीक्यूटिव, एक होता है हमारा जुडिशियल। कुछ पढ़ा था ऐसा जिसके अंदर लेजिस्लेटिव में आपको पढ़ाया गया था। हमारे इंडिया में लेजिस्लेटिव मींस लॉ मेकिंग, लेजिस्लेटिव मींस लॉ मेकिंग। हमारे इंडिया में 2 लॉ मेकिंग बॉडी है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मींस लॉ मेकर, स्टेट के लॉ बनाने वाले। आपको पता होगा कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, जैसे वैट था वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता था, वो स्टेट लिस्ट का मैटर है। पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है जो ऑल ओवर इंडिया में लगता है, लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, इसके अलावा कंपनीज एक्ट, ये सब वो वाले लॉ हैं जो पार्लियामेंट बनाती है। ऑल ओवर इंडिया के लॉ पार्लियामेंट बनाती है, जिसके 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। स्टेट लेजिस्लेचर के भी 2 हाउस होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। जरा उसके ऊपर बात करेंगे भी। कोई भी एक्ट इंडिया में जो बनता है अगर वो ऑल ओवर इंडिया पे लॉ लग रहा है तो वो पार्लियामेंट एक्ट, पार्लियामेंट के रूट से लगता है, पार्लियामेंट बनाती है। अगर कोई लॉ ऐसा जो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, ऐसे आपको पता होगा स्टैंप एक्ट जो है वो एक ऑल ओवर इंडिया के लिए है, और हर स्टेट के अपने स्टैंप लॉ भी हैं, अपने स्टेट एक्ट भी हैं। ऐसे ही आपका अलग अलग तरीके से चलता है। तो अब आपको समझ आता होगा कि स्टेट टू स्टेट वेरी करते होंगे लॉज। जैसे प्रॉपर्टी के कुछ लॉज है, प्रॉपर्टी के लिए एक इंडिया में लॉ है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, लेकिन आपको पता हर प्रॉपर्टी का रेट अलग होता है, तो हर स्टेट के डिफरेंट लॉ भी बनते हैं अपने स्टेट के हिसाब से, तो वो भी स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है। तो कुछ लॉ ऐसे जहां पे स्टेट इंटरफेयर करती है, तो जहां पे स्टेट के अपने लॉ होते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर है, और इसके 2 हाउस कौन से, विधानसभा विधान परिषद। यहाँ पे पार्लियामेंट है और इसके 2 हाउस कौन से, लोकसभा राज्यसभा। जो लॉ ऑल ओवर इंडिया के हैं वो पार्लियामेंट बनाती है, जो लॉ स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है। आपको जितने भी लॉ सीए में पढ़ाए जाते हैं वो ऑल ओवर इंडिया वाले पढ़ाए जाते हैं, स्टेट वाले नहीं पढ़ाए जाते। रीजन उसका बहुत सिंपल है कि सर आपका जो सीए के एग्जाम होते हैं वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं। आपको पता है, अब तो दुबई वगैरह में भी होती है। तो वो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए पेपर जो बनता है आपका सीए का, जो इंडिया के में तो बन ही रहा है, उसके अलावा जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है वो सेम होता है। अब इस चक्कर में अगर क्योंकि पेपर सेम होता है, तो अगर ये स्टेट के लॉ पढ़ाने लग जाएंगे तो इनको दिल्ली का अलग, मुंबई का अलग, हर जगह के पेपर अलग बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वहां के लॉ के हिसाब से। इसलिए आपको सिर्फ सेंटर वाले लॉ पढ़ाए जाते हैं जो ऑल ओवर इंडिया में लगते हैं, आपको स्टेट वाले लॉ नहीं पढ़ाए जाते। सर अभी मैंने बोला सर लॉ कौन बनाती है, पार्लियामेंट। तो सर यहां एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं, सर एग्जीक्यूटिव के अंदर आती है मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सब यहां आती हैं, लोकल बॉडीज, ये सब यहां। जुडिशियल सिस्टम में कौन आता है, कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सर क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स, आपको पता होगा एनसीएलटी वगैरह, ये सब कहां आते हैं, यहां। सर एक चीज देखो, जैसे कंपनी, कोई एक्ट होता है, एक्ट में सेक्शंस होते हैं, ये एक्ट कौन बनाती है सर, अगर वो जैसे कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट, अभी एक्ट कैसे बनता है उसके बारे में बात करूंगा, कंपनीज एक्ट 2013। अब ये जो कंपनी एक्ट है ये ऑल ओवर इंडिया वाला होता है, पार्लियामेंट ने बनाया होगा। अब एक्ट बनाया पार्लियामेंट ने, कोई भी एक्ट अपने आप में कंप्लीट नहीं होता। एक्ट कंप्लीट बनता है जब वो एक्ट प्लस रूल्स प्लस सर्कुलर नोटिफिकेशन सब जोड़ते हैं तो वो कंप्लीट लॉ बनता है। तो एक्ट तो बना दिया पार्लियामेंट ने, लेकिन उससे रिलेटेड रूल्स बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनी एक्ट में अपनी पावर डेलीगेट करी है मिनिस्ट्रीज को, और उस मिनिस्ट्री में डेलीगेट करी है एमसीए को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। जैसे आप लोग इनकम टैक्स एक्ट पढ़ोगे तो वहां पे एक्ट तो बनाया पार्लियामेंट ने, लेकिन उससे रिलेटेड रूल्स बनाती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ऐसे ही चलता है, दोनों जगह सिस्टम सेम चलता है, हर एक सेपरेट मिनिस्ट्रीज होती हैं। तो मिनिस्ट्रीज जो काम करती हैं वो क्या करती हैं, और उनको पावर डेलीगेट कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर वो स्टेट के लॉ है तो पावर कौन डेलीगेट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट। तो मिनिस्ट्रीज रूल्स वगैरह बनाती हैं, और एक्ट वगैरह कौन बनाते हैं, पार्लियामेंट, अगर वो सेंटर का लॉ है, और अगर स्टेट का लॉ है तो स्टेट लेजिस्लेचर। अब एक चीज देखो, एक्ट का और रूल का काम क्या होता है। अभी मैंने बोला कि सर एक चीज देखना, पार्लियामेंट लॉ बनाती है, सरकार लॉ नहीं बनाती। लोग बोलते हैं ना गवर्नमेंट लॉ बनाती है, गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाती। या तो लॉ पार्लियामेंट बनाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट लॉ चलाती है। गवर्नमेंट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, नॉट लॉ मेकिंग बॉडी। अब ये कैसे चलाती है जरा बताता हूं। जैसे कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है कि एक अगर डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो 30 दिन में फॉर्म जाएगा,
अपॉइंट करना तो इजी में फॉर्म जाएगा, उन्होंने लिख दिया कौन सा फॉर्म जाएगा, वो बताएगी सीजी। सीजी कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर किसको दी? एमसीए को, और एमसीए ने बोला वहां पे कि सर जो फॉर्म जाएगा वो जाएगा डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए DIR 12, ऐसे लिखा हुआ है वहां पे। इसका मतलब सीजी कुछ अपना काम नहीं कर रही, रूल वो एक्ट के ही सेक्शंस को हेल्प कर रही है चलाने के लिए। इसका मतलब गवर्नमेंट, सीजी, मिनिस्ट्रीज ये लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये लॉ बना नहीं रही, लॉ चला रही है। तुम एक चीज देखो, अगर सेक्शन ही ना होते तो रूल होता ही नहीं। वो सेक्शन की हेल्प करने आया है, जब सेक्शन ने बोला कि डायरेक्टर अपॉइंट होगा तो फॉर्म जाएगा, कौन सा फॉर्म जाएगा वो रूल बताता है। कई बार ऐसा लिखा होता है कि वहां पे कि ये काम होगा, कितने दिन में होगा, वो रूल बताता है। मतलब रूल आता ही किसको हेल्प करने के लिए? सेक्शन को हेल्प करने के लिए। तो रूल का अपना कोई नहीं, वो चला रहा है लॉ को, वो लॉ बना नहीं रहा। इसके अलावा मिनिस्ट्रीज वगैरह लॉ चलाती हैं, लॉ बनाती नहीं है। गवर्नमेंट वगैरह सरकार जो है वो लॉ चलाती है, लॉ बनाती नहीं है। हालांकि तुम न्यूज में देखोगे सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने ये वाला लॉ नहीं बनाया, वो इसलिए बोलते कि नॉर्मल लोगों को ये डिफरेंस एग्जैक्टली समझ नहीं आता, लेकिन लीगल के बच्चों को ही समझ आता है कि एग्जैक्ट क्या चल रहा है। तो आज समझ आएगा कि सर पहली बार सरकार लॉ नहीं बनाती, सरकार चलाती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो लॉ मेकिंग बॉडी है ही नहीं। लॉ मेकिंग बॉडी कौन है? लेजिस्लेटिव बॉडीज, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। अगर मैं इसके अलावा बात करूं आप लोगों से, ये तो हो गई बात ये कि ये क्या करती हैं। सर इस कई बार ऐसा होता है कि सेक्शन अपने आप में कंप्लीट होता है और रूल की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए मैंने बोला लॉ तो पार्लियामेंट बनाती है। देखो सेक्शन के लिए कई बार रूल बनाए जाते हैं और कई सेक्शन अपने आप में कंप्लीट होते हैं, उनको रूल की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब सेक्शन तो अपने आप में फिर कंप्लीट हो सकते हैं, लेकिन रूल अपने आप में कंप्लीट नहीं होते। वो आते ही किसके लिए हैं? सेक्शंस के लिए। इसलिए सरकार लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। और लॉ मेकिंग बॉडी कौन है पता लग गया। अब सर ये इनको लॉ बनाने की पावर आई कहां से? अब जरा इसके ऊपर बात करते हैं। सर हमारे इंडिया के अंदर आपको यह भी 9th-10th में पढ़ाया गया था, बेस पे लेके जा रहा हूं, किसी को भी कोई भी लॉ कोई काम करना है तो उसके लिए पावर दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने। और कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है बेसिकली डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने बनाया था। बनाया भी नहीं था, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था और वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से अडॉप्ट किया गया था। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये किसने बनाया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने, मैंने भी बताया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था बेसिकली, और ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से अडॉप्ट किया गया था, इनमें मेन हाथ इनका था। और अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका एक शेड्यूल 7 है, कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 7। सर इसके अंदर 3 लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 को हम लोग बोलते हैं यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 को हम लोग बोलते हैं स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 को हम लोग बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल 7 में लिखी हुई है। वहां पे क्लियर कट लिखा हुआ है, जैसे तुम लोग बोलते हैं ना सरकार लॉ बनाती है, कि लिस्ट 1 में ना वो वाले मैटर आते हैं जो ऑल ओवर इंडिया पे लगते हैं। जैसे यूनियन लिस्ट आपको दिख रहा है ना, यूनियन ऑल ओवर इंडिया पे आते हैं, और उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि इस लिस्ट के अंदर जो लॉ बनाएगी ओनली पार्लियामेंट बनाएगी, ओनली पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज। इस लिस्ट के अंदर लॉ बोलता है स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, ओनली कुछ ना बुक्स में लिखा हुआ है कि यहां पे सीजी लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट के अंदर एसजी लॉ बनाती है, सरकार का भी लॉ बनाती है नहीं, याद रखना। उन लोगों ने ढंग से पढ़ा नहीं है बुक। आज के में गूगल कर लो और एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन निकालो और कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल 7 पढ़ो, वहां पे लिखा हुआ है लिस्ट 1 में ओनली पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज, लिस्ट 2 के अंदर ओनली स्टेट लेजिस्लेचर हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज, और लिस्ट 3 में पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलके बनाते हैं, दोनों मिलके बनाते हैं। कुछ लॉज ऐसे होते हैं जैसे कंपनी लॉ वगैरह यहाँ के मैटर हो गए, समझ आता होगा। इनकम टैक्स एक्ट वगैरह यहाँ का मैटर है। SGST, जीएसटी के अंदर जो SGST आता है वो यहाँ का मैटर है, क्योंकि वो स्टेट से वेरी पहले वैट होता था वो। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी के जो हर स्टेट के लॉज बनते हैं वो यहाँ का मैटर है। कुछ लॉज ऐसे जहां पे दोनों मिलके बनाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हर एक बॉडी के अपने अपनी पावर है लॉ बनाने की, और उनको पावर किसने दी? कॉन्स्टिट्यूशन ने। यहां पे कहीं से भी नहीं लिखा कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएंगे, यहां पे लिखा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएंगी। और इस वाले केस में याद रखना जनरली दोनों मिलकर बनाएंगे, लेकिन इफ देयर इज एनी कंफ्लिक्ट अराइजेस बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, लिस्ट 3 के अंदर बात कर रहा हूं, कि अगर पार्लियामेंट की बात में स्टेट लेजिस्लेचर की बात में कोई कंफ्लिक्ट होता है तो पार्लियामेंट प्रिवेल करेगा, पार्लियामेंट की बात मानी जाएगी, स्टेट की बात नहीं मानी जाएगी। ये मैंने तुम्हारे को बताया कि लॉ कैसे कैसे बनते हैं, किस पावर कहां से। अब बनता कैसे मैं उसके ऊपर बात करता हूं, कौन बनाता है, अब ये भी बात हो गई। सर आपने देखा होगा कंपनीज एक्ट
2013। जैसे अभी मैंने बताया ये लिस्ट 1 का मैटर है। सर कंपनीज एक्ट नाम से लग रहा है ये लॉ कंपनीज पे लगता होगा। व्हाट इज एक्ट? समझने वाली चीज है कि एक्ट क्या होता है। सर एक्ट तो कोई बुक का चैप्टर तो है नहीं। एक्ट क्या है? सर एक्ट मींस लॉ। हालांकि अभी मैंने बताया एक्ट अपने यहाँ पे कंप्लीट लॉ नहीं होता, लेकिन एक्ट का मतलब ही लॉ होता है, इसका सिनोनिम्स कह लो। और लॉ आपको पता है एक्ट के कई नाम है, लॉ बोल लो इसको, और इसके अलावा हम इसको स्टैच्यूट भी बोलते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। तो एक्ट मींस लॉ। सर ये एक्ट बनता कैसे, जरा उसके ऊपर बात करते हैं। सर अभी आपने देखा लिस्ट 1 का मैटर है, तो कौन बनाएगी? पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के आपको पता है 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब एक चीज देखना, कोई भी एक्ट बनता कैसे, मैं बताने जा रहा हूं। सर कोई भी एक्ट बनने से पहले बिल होता है। क्या होता है? बिल। तुमने देखा ना बिल पास हो रहा है, ये हो रहा है। अब बताता हूं होता कैसे, बनता कैसे। कोई भी एक्ट बनने से पहले बिल होता है। बिल का मतलब होता है ड्राफ्ट लॉ। पहले एक ड्राफ्ट लॉ बनाया जाता है, फिर अगर वो स्टेट का लॉ नहीं है, सेंटर का लॉ ऑल ओवर इंडिया का लॉ है, तो पहले वो बिल होगा। उसके बाद उसको बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया जाएगा, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। तो पहले ये बिल को भेजा जाएगा लोकसभा में। एक बार ये बिल लोकसभा से पास हो गया, फिर भेजा जाएगा इसको राज्यसभा में। एक बार ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो गया, तो पास होने के बाद इसके ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की असेंट दिलवाई जाएगी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या दिलवाई जाएगी? असेंट। असेंट मींस कंसेंट, सहमति। उसके ऊपर वो साइन मार देंगे, देन दैट बिल बिकम्स एक्ट। देन दैट बिल बिकम्स एक्ट। उसके बाद वो बिल क्या बन जाएगा? एक्ट। इसका मतलब कोई भी एक्ट बनने से पहले बिल होता है। बिल मींस ड्राफ्ट लॉ। देन उसके बाद उसको बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया जाएगा, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। एक बार वो बिल लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया, देन प्रेसिडेंट अपनी असेंट देंगे। जैसे ही प्रेसिडेंट असेंट देंगे, देन दैट बिल बिकम्स एक्ट। अब ये बिल एक्ट तो बन गया, क्या सर ये सेम डे से एप्लीकेबल होगा या कोई टाइम होता है अलग? सर ये सेम डे से एप्लीकेबल नहीं होता, इसके लिए अलग से टाइम होता है। अब मैं उसके ऊपर बात करता हूं। सर कोई भी एक्ट बनने से पहले, मैंने अभी क्या बोला, सेम डे से एप्लीकेबल नहीं होता, टाइम दिया जाता है। अब जरा देखो कैसे। कोई भी जब एक्ट बना, देन इसके बाद उसको ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश कर दिया जाता है। एक्ट बनने के वजह से कहां पब्लिश किया जाता है? ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में। ये ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं भारत का राजपत्र। क्या बोलते हैं? भारत का राजपत्र। मैं तुम्हारे को लेकर भी जाता हूं, तुम्हारे को दिखा भी देता हूं। ये क्या है? ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। कोई भी लॉ जब बनता है तो उसको यहां अपलोड कर दिया जाता है। दिखाता हूं। और जब यहां अपलोड करते हैं तो हमने बोलते हैं कि हमने ऑफिशियल गजेट में पब्लिश कर दिया। नेट नहीं चल रहा लग रहा है, देखते हैं अभी खुलता है तो आगे आते हैं इसके ऊपर। तो बात करते हैं अभी देखो जब चलता है तो देखते हैं, लेकिन अभी नहीं चल रहा। आ गया ई गजेट। ये मैं वेबसाइट पे लेके, देखो egazette.nic.in। कोई भी अगर लॉ बनता है तो उसे यहां अपलोड किया जाता है, उसे यहां पे अपलोड किया जाता है। जितने भी लॉ आते हैं किसी भी मिनिस्ट्री के हो, मिनिस्ट्री ऑफ देखो हेल्थ एंड वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सारे लॉ यहां आते हैं। ये यहां से निकल जाते हैं। डाउनलोड इशू डेट कब आए, ये इसी को हम बोलते हैं ऑफिशियल गजेट में पब्लिश करना। अब ये क्या चीज है जरा देखो। जैसे स्कूल में नोटिस बोर्ड होता था, ये उसी तरीके से तो काम कर रही है। कोई स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है, उसका काम क्या होता है? सबको इन्फॉर्मेशन देना कि कोई आपके स्कूल में कोई कल आपकी छुट्टी है तो लिखा होता है टुमारो इज योर हॉलीडे, और वो कैसे पता लगता है? नोटिस बोर्ड से, वो इन्फॉर्म कर देते थे। सिमिलरली कोई नया लॉ बना तो वो लॉ बनने के बाद उसको ऑफिशियल गजेट में पब्लिश कर दिया जाता है। और पब्लिश करते हैं, अब ऑफिशियल गजेट कैसे पब्लिश होता है? मतलब अपलोड कर दिया जाता है, और पब्लिश करने के बाद डेट बता दी जाती है कि ये लॉ इस डेट से इफेक्टिव होगा। जैसे मैं बता देता हूं, कंपनी लॉ जो है वो बेसिकली 2013 में ही आया था, लेकिन उसके मेजर प्रोविजन 1 अप्रैल 2014 से इफेक्टिव हुए थे, क्योंकि उन्होंने डेट कब की डाली थी? 1 अप्रैल 2014 की। अब एक चीज देखो, कोई भी लॉ बनने से पहले, मैंने क्या बोला? बिल। जब वो एक्ट बन गया, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट पास कराने के बाद, प्रेसिडेंट के सेंट दिलवाने के बाद, तो उसको एक्ट तो बन गया, इफेक्टिव मतलब लोग उसको इंडस्ट्री में फॉलो कब से करेंगे? उसको ऑफिशियल गजेट में पब्लिश करने के बाद डेट बताई जाती है। अगर वो एक्ट बनने के बाद डेट बताई गई है ऑफिशियल गजेट में, तो उस डेट से एप्लीकेबल होगा इंडस्ट्री पे। अगर डेट नहीं बताई तो जिस दिन पब्लिश किया गया था उसी डेट से एप्लीकेबल होगा। एग्जांपल लेके बात करते हैं, कोई लॉ आज बना, प्रेसिडेंट ने सेंट दे दी, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि ये लॉ आज से नहीं, आज से 3 महीने बाद से इफेक्टिव होगा, तो उस डेट से इफेक्टिव होगा। लेकिन अगर हमने ऑफिशियल गजेट में कोई डेट नहीं बताई, तो जिस दिन आज पब्लिश हुआ, आज अपलोड करा मिनिस्ट्री की साइट पे, ये ई गजेट की साइट पे, तो उसी दिन से एप्लीकेबल
होगा। तो कोई लॉ एप्लीकेबल कैसे होता है ये भी पता लग गया, कोई लॉ बनता कैसे है ये भी पता लग गया। एक चीज देखो, मैं हमेशा बच्चों को जानते हैं, मेरे बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, मैं हमेशा वाई पे फोकस करता हूं। हाउ तो दुनिया जानती है, वाई ऐसा क्यों है मैं उसके ऊपर बात करूंगा। इसे ऑफिशियल गजट क्यों बोला जाता है? सर ऑफिशियल गजट को हिंदी में बोला जाता है भारत का राजपत्र। अब ये भारत का राजपत्र क्या है जरा मैं समझाता हूं क्यों बोला जाता है। सर पहले क्या होता था, पुराने जमाने में जब लॉज बनते थे राजा महाराजा के टाइम पे, तो वो एनिमल्स की स्किन काट के बनाए जाते थे, पत्थरों पे लिख के बनाए जाते थे। वो कुछ लोग डायलॉग मारते हैं ना, मेरी जुबान पत्थर की लकीर है, वो इसी वजह से मारते हैं कि पहले वाले जमाने में जब लॉ एक बार पत्थर पे लिख दिया जाता था उसके बाद मिटाया नहीं जाता था। ये चीज समझ आती है। और जब मिटाया नहीं जाता था उसके बाद वो क्या बन जाता था, आपको बता दिया मैंने, लॉ बनता, मिटाया नहीं जाता था, वो फाइनल हो जाता था। अच्छा वो लॉ बनाते कौन थे? राजा। राजा को चुनती कौन है? प्रजा। अब उस टाइम पे इंटरनेट का जमाना तो था नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है जब इंटरनेट का जमाना नहीं था तो उस टाइम पे जब वो लॉ बन जाता था तो राजा के जो सेवक होते थे उस लॉ को पूरे गांव में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और जब उस लॉ को पूरे गांव में डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो कहा जाता था कि राजा का राजपत्र आ गया। अब एक चीज देखो, राजा का राजपत्र आ गया, अब राजा कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वाह, मतलब राजा कौन था वहां पे? वो। आज के डेट में राजा कौन है? भारत, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकार। अच्छा भारत का राजपत्र क्यों बोलते हैं? बनाया तो सब पार्लियामेंट वगैरह ने है, लेकिन अल्टीमेटली उसको सरकार, मैंने बोला चलवाती है, तो इसलिए कहा जाता है कि भारत को उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया सरकार से। भारत का राजपत्र, राजपत्र मींस लॉ आ गया। भारत का राजपत्र समझ आया कैसे? पहले वाले लॉ को राजा का राजपत्र बोलते थे क्योंकि राजा बनाता रहा। आज के में क्या बोलते हैं? भारत का राजपत्र, क्योंकि हमारे पार्लियामेंट बनाने के बाद उसको भारत सरकार लेकर आती है। समझ आ गया सर इसको हम कहां करते हैं। लेकिन सर सारे लॉ इस रूट से नहीं बनते, ये तो पार्लियामेंट के रूट वाले, ये वो लॉ है जो सेंट्रल लॉ है। सर कुछ लॉ स्टेट लेजिस्लेचर के रूट से बनते हैं, और स्टेट लेजिस्लेचर के रूट के अंदर क्या होता है सर? कोई भी लॉ बनने से पहले बिल होता है, वही जैसे वहां सिस्टम है, बिल मींस ड्राफ्ट लॉ। देन उसके बाद उसको बोथ द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से अप्रूव करवाया जाता है। बोथ द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कौन से हैं? विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद, एक बार वो बिल विधानसभा से पास हो गया और विधान परिषद से पास हो गया, देन उसके बाद गवर्नर ऑफ स्टेट से सेंट दिलवाई जाएगी, क्योंकि तो स्टेट के लिए ना। उसके बाद देन दैट बिल बिकम्स एक्ट। और जब एक बार वो गवर्नर ने सेंट दे दिया और एक्ट बन गया, उसके बाद इसको ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया में नहीं, ऑफिशियल गजट, हर स्टेट का अपना गजट है, ऑफिशियल गजट ऑफ स्टेट में पब्लिश करवाया जाता है। तो ये हर स्टेट के अपने लॉ ऐसे बनते हैं। एक चीज और, विधान परिषद हर जगह नहीं होती, एक चीज याद रखना, ये सिर्फ उन जगह पे होती है जो बड़ी स्टेट होती है। और बड़ी स्टेट में, यहां पे बड़ी स्टेट ऐसे नहीं कह रहा कि वो बड़ी इन द टर्म्स ऑफ मनी है, पैसा बहुत है, बड़ी इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, लाइक यूपी एमपी वहां पे है। तो जहां पे विधान परिषद नहीं है वहां पे सीधा विधानसभा और गवर्नर का अप्रूवल लिया जाएगा, जहां पे वो विधान परिषद है वहां पे उससे भी अप्रूवल लिया जाएगा। तो स्टेट के लॉ ऐसे बनते हैं। आज एक चीज समझ आ गई, सारे लॉ पार्लियामेंट के रूट से नहीं बनते, कुछ लॉ इस रूट से बनते हैं, लेकिन सरकार लॉ नहीं बनाती। बस आज की वीडियो के अंदर एक थोड़ा सा जिक्र और कर देता हूं। कोर्स का ब्रीफ दे दिया, लॉ क्या होता है, कैसे बनता है बता दिया। अब बात करते हैं सर, दो तरीके के लॉ होते हैं, एक होता है प्राइवेट लॉ, एक होता है पब्लिक लॉ। ये प्राइवेट लॉ क्या होता है और पब्लिक लॉ क्या होता है, जरा मैं उसके ऊपर बात करता हूं। सर एक चीज याद रखना प्राइवेट लॉ और पब्लिक लॉ को लेके, सर when only parties to the contract are affected then it is private law, when whole community gets affected then it is public law। एग्जांपल लेके बात करते हैं, ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जैसे सपोज ए ने बी को बोला मेरे को 500 शर्ट चाहिए, बी ने कहा ठीक है मैं बना दूंगा। ए ने बी को 1 लाख रुपए एडवांस दे दिए, लेकिन बी ने बाद में शर्ट बना के नहीं दी और कह रहा जा मैं नहीं बना रहा। बी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा है। लेकिन यहां पे परेशान खाली ए है या होल कम्युनिटी इफेक्ट है? खाली ए परेशान है। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ प्राइवेट लॉ। यहां पे दुनिया परेशान नहीं हो रही, खाली 1-2 बंदे परेशान हो रहे हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आल्सो प्राइवेट लॉ। लेकिन अगर मैं बात करूं जीएसटी का रेट है 18% और जीएसटी का रेट 18% से हो गया 28%, यहां पे एक बंदा परेशान होगा, सब परेशान होंगे सब। इसका मतलब टैक्सेशन लॉज और पब्लिक लॉज। टैक्सेशन लॉ कौन से लॉ हैं? पब्लिक लॉज। एक क्वेश्चन लास्ट आप लोगों से, भगवान ना करे कभी किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो जाता है, रेप हो जाते हैं, बड़े सारे केसेस आजकल आप लोग देखते हो, तो रेप वाले केसेस जो होते हैं, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, प्राइवेट लॉ होते हैं या पब्लिक लॉ? ये बहुत क्वेश्चन है।
सोचो सोचो सर। अगर मैं इंडियन कम्युनिटी की सोच के हिसाब से बात करूं तो लोग तो कहते हैं प्राइवेट लॉ छोड़, उसके घर में हुआ, हमारे घर में थोड़ी हुआ। लेकिन आप देखो पीछे इतने सारे केस हुए, निर्भया केस हुआ, बहुत सारे केस हुए। जो पीछे भी डॉक्टर का केस हुआ, ये जो बेचारी वो वेटरनरी डॉक्टर थी उनके साथ हुआ। जब इनके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ तो ये किसी एक लेडी के दिमाग में या किसी एक फैमिली पे इंपैक्ट पड़ता है या ओवरऑल होल कम्युनिटी पे इफेक्ट पड़ता है दिमाग पे कि यार गलत हो रहा है, हम अपनी बच्चियों का ध्यान रखेंगे, वो होल कम्युनिटी पे। इसका मतलब क्रिमिनल लॉज आर पार्ट ऑफ पब्लिक लॉज। क्रिमिनल लॉ कौन से लॉ होते हैं? पब्लिक लॉ होते हैं, प्राइवेट लॉ में नहीं आते। ये था आपके पूरे लॉ का इंट्रो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे न्यू न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। एंड साथ में ही आपसे अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको बताया कि मेरी पेन ड्राइव अवेलेबल है। आप लोगों को कोई इन्फो चाहिए हो तो मेरा ये नंबर है, हालांकि नीचे फ्लैश हो रहा होगा, मैं स्टिल लिख देता हूँ। प्राइजेस वगैरह के लिए आप मेरे से बात कर सकते हैं 333513 8802223513। नॉलेज की जिम्मेवारी मेरी उस लेवल पर लेकर जाऊंगा जिस लेवल पे लोग सोच भी नहीं सकते। कसम खा रखी है कि अलग लेवल पे एक नॉलेज का सिस्टम लेके जाना। जो बच्चे मेरे पढ़ते हैं वो जानते हैं। कभी आप जो मेरे नोन में बच्चे हैं उनसे रिव्यू ले लेना, अगर जो बच्चे दिल्ली गए हैं तो बता देंगे। बाकी इसी तरीके से वीडियोस के बाद इतने। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।